नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। आज की इस क्लास में हम अपना मॉक टेस्ट नंबर 34 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम डेली बेसिस पर जिस तरीके से हम मॉक टेस्ट अपने करते हैं उसी तरीके से आज के इस मॉक टेस्ट में हमारे 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप लोग इन 30 क्वेश्चन में से कितने अटेम्प्ट कर पाते हो और कितने सही कर पाते हो, आपको कमेंट करके ये बात ज़रूर बतानी है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर हमारी जो यूपीएसआई 2025 के लिए मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कराई जा रही है, उसमें हम ये प्रिपरेशन दो तरीके से कर रहे हैं। नंबर एक हमारा जो हो रहा है वो हो रहा है दोस्तों पीवाईक्यू सीरीज। नंबर दूसरा हमारा हो रहा है मॉक टेस्ट। हम वीक में 3 दिन अपने पीवाईक्यू सीरीज करते हैं और वीक में 3 दिन हम अपने मॉक टेस्ट करते हैं। जिस मॉक टेस्ट में आपके 33 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और ये आपका 34 नंबर का मॉक टेस्ट रहने वाला है। अगर आप लोगों ने ये 33 मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑफ यू, आप लोग इन 33 मॉक टेस्ट को ज़रूर देखना। यहाँ से आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प होने वाली है और इन मॉक टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपके नंबर 25 से 20 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में मैथमेटिक्स में, तो मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके नंबर डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। चाहे वो आपके नंबर कितने भी अब इस टाइम मॉक टेस्ट में आ रहे हो, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे ये 33 मॉक टेस्ट ज़रूर। और अगर आपको टॉपिक वाइज किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आप पीवाईक्यू सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है वो टॉपिक आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आज के इस मॉक टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, वीडियो को शेयर कर दिया होगा और अगर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं अपना मॉक टेस्ट नंबर 34। और आज के इस मॉक टेस्ट का जो हमारा पहला सवाल है वो आप सभी लोगों की स्क्रीन पे आ गया होगा। जैसे वो केबीसी में कहते हैं ना कि ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर पहला सवाल। तो अटेम्प्ट करेंगे और अटेम्प्ट करने के बाद देखते हैं कि आपसे ये सवाल बनता है कि नहीं। ये पहला सवाल आपका है 1000 रुपये के लिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, नुमन 4/5 समय में गगन से आधा कार्य करता है। यदि वे मिलाकर कार्य को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं तो गगन को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, आपको ये बताना है। देखो, नुमन जो है वो 4/5 समय लेता है और गगन से आधा कार्य करता है। तो क्या मैं इस बात को ऐसे नहीं लिख सकता कि जो नुमन है, मान लीजिए उसकी जो क्षमता है, मान लीजिए जो उसकी क्षमता वो n है और ये कितना समय लेता है, ये 4/5 समय लेता है। और इस समय लेने के बाद ये कितना कार्य करता है, क्षमता ये होगी, टाइम होगा तो टोटल कार्य होगा। ये कार्य कितना करता है, ये गगन के 1/2 के बराबर कार्य करता है। बोलो, आपको इतनी बात एकदम क्लियर हो गई होगी। क्या यहाँ से हम नुमन और गगन की इफिशियंसी निकाल सकते हैं? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखो, 2 की मल्टीप्लाई इधर, 5 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, यानी हमारे पास हो जाएगा 8n इज इक्वल टू हो जाएगा g इंटू 5। यानी क्या यहाँ से हम इनकी क्षमता लिख सकते हैं, n और g की जो इफिशियंसी हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी आपके पास 5:8। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे की बात क्या कहना चाह रहे हैं, यदि वे कार्य को एक साथ पूरा करते हैं तो 16 दिन में कार्य कर देते हैं। मैं मान लेता हूं अगर वो कार्य एक साथ करते होंगे तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि वे एक दूसरे की क्षमता के साथ कार्य करते होंगे। और कितने दिन में कार्य कर देते होंगे, 16 दिन में कार्य कर देते होंगे। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये टोटल कार्य उसका हो जाएगा? बिल्कुल कह सकता हूँ। अब आपको करना क्या है, ये टोटल कार्य आपके पास हो गया 13 गुणा 16। आपको बोला गया है कि गगन को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। आप मुझे बताएंगे यहाँ पे कि गगन की क्षमता कितनी है। आप बोलोगे भैया गगन की क्षमता 8 है, तो ये टोटल काम हम 8 क्षमता से करा देंगे। और अगर 8 क्षमता से ये काम पूरा हो जाएगा दोस्तों, तो 8 दूनी 16 और 13 दूनी 26।
यानी ये जो काम हो जाएगा ये गगन के द्वारा 26 दिनों में कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी जो हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों का इसका आंसर डी ऑप्शन है तो आप लोग खुश हो जाइए, आपने 1000 रुपये का इनाम जीत लिया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए वो है आपकी स्क्रीन पर पूरे 2000 के लिए। दूसरा क्वेश्चन है 2000 के लिए। एक त्रिभुजीय क्षेत्र का परिमाप 90 सेंटीमीटर है और उसकी भुजाओं का अनुपात 5:12:13 है। यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को समतल करने के लिए लागत 16 रुपये लगते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्र समतल करने के लिए कुल लागत कितनी लगेगी, आपको ये बताना है। आप इन रेशियो को देख के एक बात तो बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि भैया ये हमें सीधा सीधा कितना दिख रहा है, ये दिख रहा है 5:12:13। यानी अगर इसकी भुजाएं 5:12:13 के अनुपात में है तो ये तो हमें ट्रिपलेट दिख रही है भाई, ये तो हमें ट्रिपलेट दिख रही है। और ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? ट्रिपलेट का मतलब होता है दोस्तों कि ये जो कोण बनेगा, ये जो त्रिभुज हमारा बनेगा, ये जो त्रिभुज होगा हमारा, ये समकोण त्रिभुज होगा। भाई ट्रिपलेट का मतलब तो यही होता है कि ये जो त्रिभुज होगा हमारा, ये समकोण त्रिभुज होगा और इसकी सबसे बड़ी जो भुजा होगी वो इसका कर्ण होगी और बाकी की भुजा इसकी लंबाई और इसका लंब और बेस होगी। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आप मुझे बताएंगे, मैं मान लेता हूँ ये त्रिभुज मेरे पास एक है, ये मेरे पास बी है और ये सी है, यानी ये जो क्षेत्र है हमारे पास वो त्रिभुजाकार हमने ये मान लिया। बात एकदम समझ में आ गई होगी। दूसरी बात यहाँ पे हम करते हैं कि इसका परिमाप कितना दिया हुआ है। इसका परिमाप दिया हुआ है दोस्तों 90, यानी इन भुजाओं को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो परिमाप निकल जाएगा। मैं मान लेता हूँ भुजाएं कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5x और 12। बोलो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और 4 29 हो जाएगा। 25 और 4 29x हो जाएगा। 29 कितना नहीं, 29 नहीं 30x हो जाएगा, सॉरी। यानी 30x बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी x का जो मान मेरे पास आएगा वो आएगा 3। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो इनकी भुजाएं हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, इनकी भुजाएं हो जाएंगी 3 पंजे 15 और 12 तिया 36 और 13 तिया 39। आप मुझे बताएंगे जो बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है। आप बोलोगे भैया बड़ी भुजा होती है इनका कर्ण, उसके बाद ये होती है बेस, उसके बाद ये होता है आपका परपेंडिकुलर। कुछ भी आप मान लीजिए, बेस इसको मान लीजिए, परपेंडिकुलर इसको मान लीजिए। हमें क्या रखना है, हमें इनका मान रख देना है। अब आप मुझे बताएंगे ये समकोण त्रिभुज है और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है दोस्तों कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, ये होता है। आप मुझे बताएंगे इसका जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा। इसको 18 से काट देंगे, 18 पंजे 90 का 0 हो जाएगा, 18 कम 18 और 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 270 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, अगर 270 इसका क्षेत्रफल आ गया और 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल स्क्वायर के लिए हमें 17 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, तो आप मुझे बताएंगे टोटल पेमेंट कितना हो जाएगा। आप बोलोगे भैया 27 की मल्टीप्लाई, यानी 270 की मल्टीप्लाई 27 से करेंगे, 17 से करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 4590। क्यों आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट पर 9 बनना चाहिए, टेंस डिजिट पर 9 बनना चाहिए हमारा, और टेंस डिजिट पर जो 9 बन रहा है वो केवल और केवल एक ही ऑप्शन में बन रहा है, वो है हमारे पास डी ऑप्शन। अगर आपका आंसर डी ऑप्शन है तो आप खुश हो जाइए, आपने 2000 का इनाम जीत लिया है। अगला प्रश्न है आपके पास सीधा सीधा 2001 रुपये के लिए। ठीक है, हम 1-1 रुपये बढ़ाते जाएंगे क्योंकि हमारा जो ये आपका जो केबीसी में तो 16 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमारे इसमें कितने क्वेश्चन है, हमारे इसमें 30 क्वेश्चन है। तो अगर हम 1,000 रुपये हर बार बढ़ाते गए तो बहुत सारी रकम हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, जो अक्षय पाठ आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 80 रुपये अंकित करता है। यदि वह 5% की 2 क्रमागत छूट देता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन किसी एग्जाम में आया हुआ इसलिए मैंने ये रखा है।
आपको पता है कि अंकित मूल्य कितना है, 80 है। उस पर हर बार 5% की छूट हो रही है। अगर मैं 5% की बात करता हूं तो इसका क्या हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। यानी 20 पर 1 रुपये हमेशा घट रहा है। यानी ये वैल्यू हो जाएगी, पहली क्रमागत छूट के बाद ये हो जाएगी 19/20, और अगली छूट के बाद ये हो जाएगी आपकी कितनी, 19/20। आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 20 से कट जाएगा 4 बार, 4 से कितनी बार कट जाएगा, 2 से काट दो 2 बार, 2 से कट जाएगा 10 बार। आप बोलोगे भैया आपने 4 से क्यों नहीं काटा, इसलिए नहीं काटा क्योंकि नीचे 10 बन जाएगा तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 19 361 होते हैं, और 361 की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 700 कितना आएगा, 22 आएगा। और इसको डिवाइड करना है 10 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 72.2। तो 72.2 क्या हो जाएगा, उसका सीपी हो जाएगा। अगर आपका ऑप्शन ए है तो आपने 1000 2001 रुपए जीत लिए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यह हमारा पूरा 2002 का क्वेश्चन है, ठीक है। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:7 हो जाता है। बड़ी संख्या बतानी क्या होगी। निहायत ही आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, संख्या मान लेनी है 2x, उसमें 5 ऐड करना है। उसके बाद जो दूसरी संख्या है उसको भी 3x मान लेना है और उसमें 5 ऐड करना है। ऐसा करने के बाद आपको जो अनुपात मिलता है वो 5/7 का अनुपात मिलता है। अब आपको क्या करना है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 17x और प्लस 7 पंजे कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 15x और प्लस 25 आपके पास ये हो जाएगा। x की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालोगे तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, x की वैल्यू आपके पास आएगी 10। आपको बड़ी संख्या बतानी है। बड़ी संख्या हमारे पास किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, यानी कि 3 गुणा 10 आपके पास उत्तर हो जाएगा 30। यानी आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी ऑप्शन। बोलो आपको बात समझ में आई। आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करूंगा आपने हर एक व्यक्ति ने 2002 रुपये आसानी से कमा लिए होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक व्यक्ति है, वो 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूटर द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है, और वह 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल से उस चलाकर प्रारंभिक स्थान पर वापस आता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, पूरी यात्रा में उसकी औसत गति बतानी है। क्या है भाई, औसत गति बतानी है। डिस्टेंस अगर सेम है तो एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर गया और दूसरे स्थान से एक स्थान पर आ गया वापस। पहले स्थान पर किस स्पीड से गया, 64 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। सॉरी दोस्तों, हाँ जी, वापस किस स्पीड से आया, वापस आया 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। आप मुझे बताएंगे, मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बताया कि औसत स्पीड क्या होती है। औसत स्पीड होती है 2 गुणा S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। यानी 64 प्लस 16 कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। आप इसको डिवाइड करेंगे, देखो 8 से काट देंगे 8 बार, इसको 8 से काट देंगे 10 बार। 8 दूनी 16 और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256। यानी 256 को मुझे 10 से डिवाइड करना है, तो जो औसत स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन। बोलो बात एकदम समझ में आ गई आपको कि नहीं आ गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 6 क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना है, 7500 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है तब दोनों संख्याओं का योग बताना क्या होगा। देखो 7500 क्या है, हमारे पास दो संख्याओं का कितना है, गुणनफल है। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, आप बोलोगे भैया 75 गुणा 100 लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप मुझे बताओ, क्या जो 100 है दोस्तों, इसका 3/4 मेरे पास क्या आ रहा है, आप बोलोगे इसका 3/4 आ जाएगा भैया आपके पास 75। यानी सीधी सीधी बात है क्या कि 75 की मल्टीप्लाई जब मैं 100 से करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा,
आप बोलोगे 7500 आएगा, और साथ में ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो क्या हमें दोनों संख्या मिल गई कि नहीं मिल गई? आप बोलोगे भैया बिल्कुल सही बात है, मिल गई। तो आंसर क्या हो जाएगा? इन दोनों संख्याओं का सम। और इन दोनों संख्याओं का सम कितना आएगा? आप बोलोगे 175 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बोलो एकदम बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? एक साइकिल के पहिए का व्यास कितना है? 126 सेंटीमीटर है। एक साइकिल सवार को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने गंतव्य तक पहुंचने में 16.5 मिनट लगते हैं। यात्रा के दौरान पहिए कितने चक्कर लगाएगा, ये आपको बताना है। और पाई की वैल्यू आपको रखनी 22/7। क्या आप इसको बता सकते हो? आप बोलोगे आसानी से बता सकते हैं। आप मुझे बताएंगे अगर डायामीटर हमारा कितना है, डायामीटर अगर 126 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे भैया रेडियस हो जाएगी इसकी 63। बोलो अगर रेडियस 63 हो जाएगी तो पहिया जो दूरी तय करेगा, देखो ऐसे समझो, ये जो पहिया है दोस्तों, ये जो पहिया एक रेवोल्यूशन लेगा, यानी कि एक चक्कर काटने के बाद जितनी दूरी तय करेगा वो क्या होगी? वो इसकी परिधि होगी। आपने तो पढ़ा होगा ना कि इसकी परिधि के जितना ये क्या करता है, एक चक्कर में अपनी डिस्टेंस कवर करता है। आप इसकी परिधि निकाल दीजिए। परिधि क्या होती है? 2πr होती है। तो 2πr का मतलब 2 गुणा 22/7 गुणा 63। आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा देखो, 7 से डिवाइड करेंगे 9 बार, 18 18 दूनी 36 का 6 आ जाएगा, और 18 दूनी 36 और 6 कितना हो जाएगा? 39। यानी इसकी जो परिधि हो जाएगी वो हो जाएगी 396। यानी एक चक्कर में पहिया कितने डिस्टेंस कवर करता है? 396 सेंटीमीटर। वो तो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब डिस्टेंस, अब टाइम कितना है? टाइम है 16.5 मिनट। 16.5 मिनट को आप सेकंड में डिवाइड करो। अगर मैं इसको सेकंड में मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो मेरे पास आएगा कितना आएगा? ये हो जाएगा 6×5 30 का 0, और 16 96, 96 और 3 हो जाएगा 900, यानी कि 990 हो जाएगा। अब ये तो हो जाएगा क्या? इसका समय। आप मुझे बताएंगे जो इसकी टोटल दूरी होगी वो कितनी होगी? टोटल जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे जितनी दूरी से चल रहा है, जितनी डिस्टेंस से, जितनी स्पीड से चल रहा है, आपको इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, और मल्टीप्लाई 990 से कर देनी है, और मल्टीप्लाई 100 से करनी है। आप बोलोगे भैया 100 से क्यों? क्योंकि दोस्तों जो हमारे पास ये रेवोल्यूशन दिया हुआ है ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और जो स्पीड ऊपर हमारे पास आएगी वो कितने में आएगी? वो आएगी हमारे पास मीटर में। और मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए 100 से क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और इसको डिवाइड कर देंगे किससे? इसके मतलब इसकी दूरी से, जो इतना एक रेवोल्यूशन में दूरी निकालता है। अब आपको क्या, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा क्या? आपके पास आ जाएगा दोस्तों, आपके पास आ जाएगा ये, आपके पास जो आएगा ना वो आएगा आपके पास इसका कितने रेवोल्यूशन ये करेगी। तो आपको डिवाइड कर देना है इससे। देखो आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरे पूरे 5 बार डिवाइड हो जाएगा, पूरे पूरे 5 बार। यानी जो रेवोल्यूशन होंगे वो होंगे इसके 5000। 5000 रेवोल्यूशन करेगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आपको बात आ गई समझ में? अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8। ध्यान से समझेंगे, बहुत ही धीमी गति से चलते हुए मैं आपको सारे क्वेश्चंस को बताता जा रहा हूं। त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए से बीसी पर बिंदु डी तक एक लंब रेखा खींची जाती है। एक त्रिभुज है हमारे पास, इस त्रिभुज के एक पॉइंट है अब आपके पास ए, ये ए है, और ये बी है आपके पास, और ये है आपके पास सी। इस त्रिभुज के ए शीर्षक से एक लंब डाला जाता है किस पे? बीसी पर, और ये होता है ए डी। ठीक है, बात आ गई समझ में? आपको बोला गया है बीसी की जो लंबाई है वो कितनी है? वो है 9 सेंटीमीटर। आपको बोला गया डीसी की जो लंबाई है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताएंगे बीडी की लंबाई कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 6 हो जाएगी। आपसे पूछा गया है दोस्तों कि त्रिभुज ए बी और डी, ए बी और डी में, और त्रिभुज ए डी और सी का क्षेत्रफल का अनुपात। आप मुझे बताएंगे, अगर मैं बात करता हूं त्रिभुज ए
बी और डी की, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो देखो समकोण त्रिभुज है क्योंकि लंब डाला हुआ है 90 डिग्री है, तो बेस इंटू कितना हो जाएगा हाइट, तो 1/2, बेस कितना है आपके पास 6 और हाइट कितनी है आपके पास AD। अब इसका अनुपात आपसे किसको निकालना है, अनुपात निकालना है आपका किस ये जो आपके पास क्या बन रहा है, ये जो त्रिभुज आपके पास बन रहा है इस त्रिभुज के साथ निकालना है। तो इस त्रिभुज का अनुपात क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है, बेस है 3 इंटू हाइट कितनी है, हाइट इसकी भी AD है। आपको इसका क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। आप ये डिवाइड कर देंगे, बात आ गई समझ में। ये 1/2 से 1/2 चला जाएगा, 3 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार, यानी आंसर जो आपके पास आएगा वो आएगा 2:1। जो इनके क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 2:1। उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 9 की, ध्यान से समझेंगे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप अगर ध्यान से समझ पाए तो क्वेश्चन को इजीली बना के ले जाएंगे। एक महिला ने 10 रुपए पर एक निश्चित संख्या के सेब खरीदे, ठीक है। एक अन्य समान संख्या को 20 रुपए में खरीदा। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक रुपए पर प्रति दर्जन, ओके, प्रति दर्जन पर कितने एक साथ बेचा जाएगा, मतलब कितने रुपए में प्रति दर्जन बेचा जाएगा जिससे उसको 50% का लाभ हो। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। आप मान लीजिए कि उसने, आप मान लीजिए दोस्तों, यहां पे आप एक बात मान लीजिए, हाँ जी, आप मान लीजिए कि प्रत्येक प्रकार का जो आपके पास सामान है वो 1 दर्जन खरीदा गया है। मान लीजिए 1 दर्जन सेब खरीदे गए हैं। तो जो पहली तरह के जो मान लीजिए पहली तरह के जो सेब हो जाएंगे, 1 दर्जन सेब, 1 दर्जन जो सेब हो जाएंगे उनकी जो लागत मूल्य हो जाएगी, लागत मूल्य, जो लागत मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। आप बोलोगे 12 सेब आते हैं 1 दर्जन में और पहले पे कितना खर्च कर रहे हैं, 10 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो यानी कि 12/10 हो जाएगा। और दूसरे दर्जन पे कितना हो जाएगा, दूसरे दर्जन पे लागत मूल्य, आप बोलोगे दूसरे पे कितने रुपए खर्च कर रहे हैं, दूसरे पे 20 रुपए खर्च कर रहे हैं, यानी कि 12/20 हो जाएगा। बोले इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। आपने क्या निकाला, 1 दर्जन सेब खरीद रहे हैं तो आप इनका लागत मूल्य निकाल लेंगे 1 दर्जन का कितना हो जाएगा। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई। अब 2 दर्जन का लागत मूल्य कितना हो जाएगा, भाई दोनों दर्जन, 1 दर्जन ये खरीदे 1 दर्जन ये खरीदे, तो जो टोटल है, टोटल जो 2 दर्जन की बात हो रही है, 2 दर्जन की बात हो रही है, इनका जो लागत मूल्य कितना हो जाएगा 12/10 प्लस 12/20। आप एलसीएम लेंगे, आपके पास कितना आएगा 36/20 आ जाएगा। अब ये लागत मूल्य 36/20 है, आपको इसको कितना लाभ कमाना है, आपको 50% लाभ कमाना है। जब आप 50% लाभ कमाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 36/20 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 150/100 से, भाई लाभ कमाएंगे तो 50 150 हो जाएगा। ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 3 से आप काटेंगे, 5 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 18 बार जाएगा और 2 से काटेंगे 9 बार जाएगा। 9 × 27, 27/10 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2.7 हो जाएगा, 2.7। बात आ गई समझ में। अब आप मुझे बताएंगे यहां पर 2.7 रुपए में बेचा जा रहा है और कितने दर्जन बेचा जा रहा है, भाई 1 दर्जन की वैल्यू निकाल दीजिए। जब 1 दर्जन की वैल्यू निकालें कितना आएगा, 13 दूनी 26, यानी कि आपके पास आ जाएगा 1.35। आपके पास आ जाएगा दोस्तों 1.35, कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 1.35 हो जाएगा। बोलो बात आई समझ में कि नहीं आई। यानी कि 1.35 में उसको बेचना पड़ेगा ताकि उसको 50% का लाभ हो जाए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर के समकोण त्रिभुज को शंकु बनाने के लिए 12 सेंटीमीटर के परिधि घुमाया जाता है ताकि निर्मित शंकु का आयतन आपको बताना क्या होगा। जो निर्मित शंकु है उसका आयतन आपको बताना क्या होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, एक बार करने की कोशिश करेंगे, आप इसको ट्राई करके देखो।
अगर आप इसको कर पाओ तो। हाँ जी, क्वेश्चन को करने की कोशिश करो और आपको इतना तो पता चल रहा होगा कि जो इसकी भुजाएं हैं वो कैसी हैं। आप बोलोगे भैया जो इसकी भुजाएं हैं वो कैसी हैं, वो है इसकी भुजाएं आपके पास कितनी, 12, सॉरी 5, 12 और 13 है। यानी जो समकोण त्रिभुज है दोस्तों उसकी भुजाएं कितनी है, 5 है, 12 है और 13 है। आपको बोला गया है कि जो भुजा 12 है उसके परिहित घुमाना है। अगर उसके परिहित घुमाना है दोस्तों तो सीधी सीधी बात ये है कि जो जिसके परिहित घुमाते हैं ना, जैसे आप समझोगे ये जो त्रिभुज आपके पास समकोण त्रिभुज बनेगा इस तरीके से। अब आपको किसी एक त्रिभुज के परिहित घुमाना है। मान लीजिए आपके पास जो इसके परिहित आप घुमाओगे घुमाओगे तो जिसके परिहित घुमाते हैं ना वो बन जाती है उसकी हाइट, ये बन जाती है उसकी हाइट। अब आपको बताना है ये अगर हाइट बन जाएगी तो इसका जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे रेडियस हो जाएगी इसकी 5। तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको विजुलाइज करा के बताता, अगर मतलब डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आपको कैमरे के सामने विजुलाइज करा के बताता कि एक समकोण त्रिभुज को हम शंकु कैसे बना सकते हैं। आप समझो, बस इतना समझो कि जिसके परिहित उसको घुमाया जाता है, अगर समकोण त्रिभुज है जिसके परिहित घुमाया जाता है वो होती है उसकी हाइट, और जो उसकी परपेंडिकुलर होती है वो बन जाती है इसकी त्रिज्या। इतना आप समझ लीजिए, बस इतना भर आप समझ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो आप मुझे बताएंगे उसका शंकु का आयतन कितना हो जाएगा। शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r⁻³ इंटू h हो जाएगा। तो आप मुझे बताएंगे यहाँ से 1/3 इंटू पाई हो जाएगा। पाई में आंसर दे रखा, पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। 5 का जो स्क्वायर है ना, माफी चाहूंगा दोस्तों, ये क्यूब नहीं है, पाई r² इंटू एच है। तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, और 25 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, h कितना है 12 है। देखो कितना आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 4 बार तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100 पाई, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका उत्तर सही है। समझने वाली बात ये थी, जिसके परिहित घुमाया जा रहा है वो उसकी हाइट हो जाती है, और उसके जो परपेंडिकुलर होती है वो उसकी बन जाती है दोस्तों क्या, वो उसकी बन जाती है त्रिज्या। बस ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11। एक्स और वाई का वेतन 4:5 के अनुपात में प्रत्येक के वेतन में 5,000 रुपए की वृद्धि की जाती है, तो अनुपात 13:15 हो जाता है। एक्स का मान बताना कितना होगा। आप मुझे बताइए, 4x हो जाएगा और इसमें 5,000 की वृद्धि हो रही है। देखो ऐसे समझो, 5 ये हो जाएगा आपके पास कितना, 9, और ये नहीं, ऐसे नहीं होगा। देखो ये 5,000 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपके पास 5x है, और उसमें भी 5,000 की वृद्धि हो रही है। अब आप मुझे बताएंगे कितना हो रहा है, 13:15 हो रहा है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 15 चौका 60 हो जाएंगे, 60x प्लस के 15 पंजे 75,000 बराबर 13 पंजे 65 हो जाएंगे, और 13 पंजे कितने हो जाएंगे 65,000। आप मुझे बताएंगे, देखो इसमें इधर माइनस करेंगे तो 5x बराबर आपके पास आ जाएगा 10,000। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 2,000। बोलो x का मान अगर 2,000 आ जाता है तो आपको x का वेतन बताना कितना होगा। तो x का वेतन कितना हो जाएगा, 2,000 में 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 4x है तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 8,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 8,000 हो जाएगा, यानी कि आपके पास सी ऑप्शन हो जाएगा। बोलो बात एकदम समझ में आई कि नहीं आई, बोलो आपको बात एकदम समझ में आई कि नहीं आई। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास क्या कहना चाह रहा है, एक बार ध्यान से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसको करने की कोशिश करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, आप इस आसानी से इसको कर भी पाओगे। आपको बोला गया है पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को क्रम से है
30 मिनट और 40 मिनट में पानी से भर देते हैं। जबकि पाइप सी जो है आपके पास, पाइप सी प्रति मिनट 51 लीटर जो है क्या करता है, 51 लीटर, पाइप सी जो है दोस्तों 51 लीटर पानी बाहर निकालता है। कितनी मिनट, प्रति मिनट 51 लीटर पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 90 मिनट में भरती है। कितने मिनट में भरती है, टंकी 90 मिनट में भरती है। आपको बताना है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है दोस्तों कि पाइप, आपको बताना है कि टैंक की क्षमता कितनी होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है कि टैंक की क्षमता कितनी होगी। अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एलसीएम का यूज करेंगे और एलसीएम करके ही हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक चीज समझो यहां से, आपको दो चीज दी हुई है। क्या आपको बोला गया है कि जो एक पाइप है वो कितने मिनट में भर रहा है, 30 मिनट में। आपको बोला गया जो बी है वो 40 मिनट में भर रहा है। लेकिन जो तीनों हो जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी जो हो जाएंगे वो 90 मिनट में भरेंगे। आप इनका एलसीएम ले लीजिए, आप इन सब का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 360 आ जाएगा। बोलो इतनी बात समझ पाए आप, नहीं समझ पाए। 360 इसका क्या ले लीजिए आप, इनका 360 एलसीएम ले लीजिए, 360 एलसीएम आ जाएगा। आप मुझे बताएंगे इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी। देखो एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जो सी है ना ये माइनस कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये माइनस कर रहा है। अगर मैं बात करता हूं ए की, तो एक कितने लीटर पर मिनट भर रहा है दोस्तों, 12 लीटर पर मिनट भर रहा है। 12 तो 36 आ जाएगा, 12 भर रहा है 12 लीटर पर मिनट। तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, इसकी क्षमता हो जाएगी 12। जो बी है, बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, बी की क्षमता 9 हो जाएगी। और जो आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास ए प्लस बी प्लस सी, ये कितनी हो जाएगी, इनकी क्षमता हो जाएगी 4। आप यहां से सी की क्षमता निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे निकालेंगे भैया, आप मुझे बताएंगे 12 और प्लस 9 और माइनस सी बराबर कितना है, बराबर 4 बन रहा है भाई। जबकि सारी की क्षमता ऐड करेंगे तो कितना, 4 बन रहा है। आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, सी की क्षमता निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से समझो, 12 और 9 कितने होते हैं, 12 और 9 होते हैं भैया कितने, आपके पास 21 होते हैं। तो 21 माइनस 4 बराबर सी आ जाएगा। यानी जो सी की क्षमता हो जाएगी, सी की क्षमता वो कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। बोलो 17 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, यानी कि 17 लीटर पर मिनट क्या करता है, खाली करता है। 17 लीटर पर मिनट खाली करता है। तो आपको क्या करना है, देखो आपको इसकी क्षमता कितनी दी हुई थी, आपको इसकी क्षमता दी हुई थी 51 और हमारे हिसाब से कितनी आ रही है 17। यानी कि 17 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो 51 यूनिट। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो आप मुझे बताएंगे 360 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। 360 की मल्टीप्लाई आप 3 से कर दीजिए, 36 थे 108 होते, यानी कि 1008 लीटर उसकी क्षमता आ जाएगी, टैंक की क्षमता। बोलो बात एकदम समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आपके भेजे में चली गई होगी बात। मैं एक बार आपको एक बार और बता देता हूं। ए और बी और सी है, दो व्यक्ति हैं। मान लीजिए ए व्यक्ति क्या करता है, एक को 30 मिनट में भर देता है, ये 40 मिनट में, दोनों तीनों मिलाकर क्या करते हैं 90 मिनट में भर देते हैं। हमने मान लिया 360 क्या हो जाएगा, पूरा इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और ए जो है 12 लीटर पर मिनट भरता है, बी 9 लीटर पर मिनट, और ए बी सी मिलाकर 4 लीटर पर मिनट भरते हैं। आपको पता है कि ये दोनों भरने वाले, ये खाली करने वाला, तो इनकी क्षमता आप निकाल दीजिए। बी प्लस सी बी बी ए प्लस बी माइनस सी करेंगे बराबर 4 आएगा। यहाँ से सी की क्षमता आ जाएगी 17। भाई 17 सी जो है 17 लीटर पर मिनट खाली कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 51 लीटर पर मिनट खाली कर रहा है। यानी एक यूनिट की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो जो हमने 360 माना, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1080 आ जाएगी। बिल्कुल बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। बहुत इजी है लेकिन आपको इसको ध्यान से एक बार समझना पड़ेगा, आप इसको आसानी से कर पाओगे। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, ये मैं आपको अच्छे से लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, 64 की पावर x प्लस के 1 है और बराबर दिया हुआ है 64 बटे 4 की पावर x, ये दिया हुआ है। आप मुझे बताएंगे, देखो 64 की पावर क्या लिख दूं मैं, x प्लस के 1, और अगर मैं इसको तोड़ के लिखना चाहूं तो मुझे बताओ, ये 4 की पावर 4 हो जाएगा,
4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 चौक 4, 4 की पावर 3 हो जाएगा। और नीचे क्या है, 4 की पावर कितना हमारे पास x है। इसको अगर मैं फर्दर डिवाइड करूं तो 4 की पावर कितना आ जाएगा, 3 गुणा x प्लस के 1 आ जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा दोस्तों 4 की पावर 3 माइनस एक्स के। आप कंपैरिजन कर दीजिए, कंपैरिजन आप करोगे कितना आएगा, आप बोलोगे ये आ जाएगा 3x प्लस के 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस के x हो जाएगा। ठीक है, इस x को इधर लेकर आइए और जो ये 3 है 3 इधर चला जाएगा, यानी कि x से x डिवाइड कर जाएगा तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 0 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 0 आ जाएगी। बात एकदम समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो। बात एकदम समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 14, बहुत इजी क्वेश्चन है और ध्यान से आपको समझना है। x का 20%, 20% मान लीजिए x का 20%, ये बराबर है आपके पास y का कितने प्रतिशत, 30% के। आपको एक्स वाई का रेशियो बताना, आसानी से बता सकते हो भाई, आसानी से बता सकते हो। कैसे, परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, आपके पास x और y का रेशियो आएगा, वो आएगा 3:2, 3:2 आएगा। आसान क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। एक दो आसान क्वेश्चन मैंने इसमें रख दिए थे जिससे आपके पास अच्छा धन इकट्ठा हो जाए। ठीक है, केबीसी चल रहा है ना आपका ये, तो अच्छा धन आपके पास इकट्ठा हो जाए। देखो, यदि किसी गोले के आयतन को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से विभाजित किया जाए तो परिणाम क्या आता है, 54 आता है। गोले की त्रिज्या बतानी क्या होगी। गोले का आयतन क्या होता है भैया, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, और जो गोले का क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कितना होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। आप मुझे बताएंगे अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, यानी 4 पाई आर क्यूब बटे 3 और बटे 4 पाई आर स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 54 आएगा। यहां से मैं 4 पाई से 4 पाई काट दूंगा, इससे ये कट जाएगा। 4 पाई से 4 पाई नहीं, कभी आप वो 4 पाई से 4 पाई काट दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट डिजिट पर 2 आएगा, यानी कि 162 आ जाएगा। 5 या 15 हो जाएंगे ना, 15 और 2 16, 16 हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 162। आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक दुकानदार समान मूल्य पर वस्तु बेचता है जिस पर वह उसने उन्हें खरीदा है, मतलब जिस पे खरीदा उस पर बेचता है, लेकिन ग्राहक को 20% कम देता है। लाभ प्रतिशत बताना क्या होगा। उसने बोला कि मैं इसको अपने सीपी पर बेचने का दावा करता हूं, यानी कि 1 रुपए की बेची, 1 रुपए की ली। दूसरी बात क्या करता है वो, 20% कम तोलता है। भाई 1000 कहकर हमें कितनी देता है, 1000 कहकर हमें 800 देता है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर 20% की बात है तो आप इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, देखो कितना आ जाएगा, 8 से अनुपात कितना हो जाएगा, 10। कितने का अंतर है, आप बोलोगे 2 का लाभ है, और किस पे, 8 पे, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100। तो कितना आंसर आ जाएगा, आप बोलोगे 25% आंसर आ जाएगा भैया, 25% आंसर आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है, 38 रुपए प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को 26 रुपए प्रति किलोग्राम वाले गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 39 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर कितना 30% का लाभ हो। आप मुझे बताएंगे अगर 39 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचता है तो 30% का लाभ होता है, यानी कि ये जो सीपी हो जाएगा 130 का हो जाएगा, एसपी सॉरी। आपको सीपी निकालना है, यहाँ से आपको सीपी निकालना है। सीपी निकालने कितना आएगा, आप बोलोगे 30 आएगा भैया। यानी जो आपके पास बिना लाभ के जो आपके पास रेशियो बनेगा, देखो 38 रुपए में खरीदते हैं, एलिगेशन लगा देंगे, ये 26 रुपए वाली कीमत है, और बेच कितने में रहे, 30 में रहे हैं, आप इसका एलिगेशन लगा दीजिए, आ जाएगा 6, ये आ जाएगा आपके पास 8, तो क्या आ जाएगा आंसर, 3:2 आ जाएगा, 3:4 आ जाएगा, सॉरी 3:4, 2 से काटेंगे ना, 3:4 आ जाएगा। तो आंसर आपके पास हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको एक बार ध्यान से समझो। एक व्यक्ति 300 मीटर की दूरी पर एक महिला से चैन खींचते हुए दूसरे व्यक्ति को देखता है। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति गति से दौड़ना शुरू करता है और
कुल 1.5 किलोमीटर की दूरी दौड़ने के बाद चोर को पकड़ लेता है। चोर किस गति से दौड़ रहा था ये बताना है। देखो ध्यान से समझेंगे। आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि जो चोर है, ये जो व्यक्ति है जो उसको देखने वाला है, ये मान लीजिए थीप है, ये मान लीजिए पुलिस है, ये पुलिस है, और जो थीप है आपके पास, चोर है, वो यहाँ पे है, यानी जो चोर है वो यहाँ है, और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, आपको बताया गया है कि वो 300 मीटर है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। जो दौड़ रहे व्यक्ति है, जो दौड़ रहा व्यक्ति है, यानी जो चोर है, उसकी जो उसकी जो दूरी है, सॉरी चाल है, वो कितनी है, वो उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जो उस व्यक्ति के द्वारा जो चली गई टोटल दूरी है वो कितनी है, उस व्यक्ति के द्वारा जो चली गई टोटल दूरी है वो है 1.5 किलोमीटर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। जो चोर को पकड़ने वाला व्यक्ति होगा, उसके द्वारा जो लिया गया समय होगा दोस्तों, वो व्यक्ति द्वारा लिया गया समय जो बराबर हो जाएगा व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी बटे व्यक्ति की चाल। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि व्यक्ति द्वारा जो लिया गया समय होगा, जो चोर को पकड़ने वाला जो व्यक्ति है, यानी कि जो पुलिस है, उसके द्वारा जो लिया गया समय होगा वो बराबर होगा जो व्यक्ति जितनी दूरी चलता है और उस व्यक्ति की चाल। तो दूरी कितनी चलता है, आप बोलोगे 1.5 किलोमीटर, और उसकी चाल कितनी थी, उसकी चाल थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या यहाँ से आपके पास समय निकल के आ जाएगा, आप बोलोगे 0.1 किलोमीटर 1 आवर्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास टाइम आ जाएगा 0.15 आवर्स। यानी आपको इतनी बात कंफर्म हो गई है दोस्तों कि जो दूरी चली गई है वो कितने समय में ली गई है, वो 0.5 आवर में ली गई है, जो दूरी उसके द्वारा चली गई है। अब आप एक चीज़ यहाँ से ध्यान रखेंगे, एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है, जो चोर शुरू में चला था वो कितने मीटर की दूरी था, वो 300 मीटर आगे था। तो उसकी जो सापेक्ष स्पीड हो जाएगी, जो उसकी सापेक्ष गति हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, आप मुझे बताएंगे। जब उसको चोर को पकड़ा गया, मान लीजिए चोर कितना चला गया, यहाँ पे हो गया टोटल, यहाँ पे आ गया होगा, और जो टोटल दूरी हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1.5। और आप मुझे बताएंगे यहाँ पे जाकर चोर क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। अगर चोर यहाँ पे पकड़ा जाएगा, पुलिस और चोर यहाँ पे आ जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 300 मीटर की डिस्टेंस कवर हुई, भाई इनके बीच की दूरी 300 मीटर थी, ये जो 300 मीटर की डिस्टेंस कवर हुई ये 0.15 आवर्स में हुई। तो आप यहाँ से क्या निकाल देंगे, सापेक्ष दूरी निकाल देंगे कितनी, ये 300 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.3 किलोमीटर लिख सकता हूँ। और कितने समय में, आप बोलोगे 0.15 समय में, यानी कितना आ जाएगा, आप बोलोगे कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। अब सापेक्ष स्पीड जब 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप मुझे बताएंगे जो चोर है, भाई पकड़ा तो चोर जा रहा है, लेकिन पकड़ कौन रहा है, पुलिस पकड़ रहा है। तो आप बताएंगे जो चोर की दूरी है वो कितनी हो जाएगी, सॉरी चोर की चाल कितनी हो जाएगी। आप बोलोगे जो चाल है आपके पास पुलिस की, उसमें से 2 माइनस कर दें, कितनी आ जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। यानी आपके पास हो जाएगा डी ऑप्शन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको 3 लाइन में समझा दिया, ठीक है। ऐसे समझो, एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए चोर खड़ा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए थीप खड़ा हुआ है। इस चोर ने कुछ दूरी चली होगी, और इस पुलिस वाले के जो पकड़ने वाला व्यक्ति है उसके द्वारा जो चली गई दूरी होगी दोस्तों, इसके द्वारा जो चली गई दूरी है वो 1.5 किलोमीटर है। और ये 1.5 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितने की स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी। तो समय आ जाएगा यहाँ पे आपके पास समय आ जाएगा कितना, 0.4 आवर। यानी कि 0.15 आवर में ये जो 300 मीटर का गैप है ये कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे पकड़ लिया गया। अगर पकड़ लिया गया तो इसका मतलब क्या है कि टोटल समय कितना लगेगा, 0.15 आवर। अब मुझे बताएंगे इस 1.5 आवर में 300 मीटर की दूरी का क्या हुआ, गैप खत्म हो गया। अब कितनी सापेक्ष दूरी आ जाएगी, भाई सापेक्ष दूरी का मतलब क्या है, मैंने इसको यहाँ रोक दिया, अगर यहाँ मैं रोक दूंगा तो 0.15 आवर में ये 300 किलोमीटर की दूरी तो चली जाएगी। मैंने आपको बताया रिटार्डेशन लगा देंगे, यानी कि एक की दूरी रुक जाएगी और दूसरे की कम दूरी हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें से माइनस कर देंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आ जाएगा।
बोलो आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 19। एक ठोस शंकु की ऊंचाई 63 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है। यदि पेंटिंग की दर 1.575 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपको बताना शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को पेंट करने के लिए कुल लागत जो लगेगी वो कितनी लगेगी। आपको पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये क्या लिख दिया, पाई की वैल्यू आपको दे रखी है, पाई बराबर 22/7 ये रखना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आपको समझना है कैसे। एक शंकु है, मान लीजिए शंकु है दोस्तों। अब इस शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया वो हो जाएगा आपके पास पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब ये बात आपको समझ में आ गई, लेकिन भैया एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें तो इसकी हाइट दी हुई है और हमें इसकी त्रिज्या दी हुई है। हाइट कितनी दी हुई है, आप बोलोगे हाइट दी हुई है भैया 63 और त्रिज्या दी हुई है 16, तो क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे भाई, ए बी और सी, तो ए सी निकालना हमें, तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 63 का स्क्वायर प्लस इसका ट्रिपलेट बन जाएगा, ऐसे समझो आप, इसका ट्रिपलेट बन जाता है, और ये ट्रिपलेट जो बन जाता है दोस्तों ये बन जाता है 65 का, यानी ट्रिपलेट लगाने के बाद ये 65 आ जाएगा। ध्यान से समझेंगे बस, ये 65 आ जाएगा ट्रिपलेट लगाने के बाद। ठीक है, आप इसका फॉर्मूला लगाओगे तो ट्रिपलेट आपका ही होता है, ये ट्रिपलेट होता है 16, 63 और 65 का। ध्यान से समझेंगे, जब आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे 65 आएगा, तो आपके पास 65 आ जाएगा। आपको टोटल सरफेस एरिया बताना, टोटल सरफेस एरिया कितना, 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 16, और यहाँ पे 65 गुणा 16 कितना हो जाएगा, 65 गुणा 16 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 65 गुणा 16 हो जाएगा भैया आपके पास 81। बोलो आर प्लस एल जुड़ जाएगा ना, तो आर प्लस एल कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, तो गुणा 81 हो जाएगा, और ये तो आ जाएगा पूरा क्षेत्रफल, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को 1.75 रुपये लग रहे हैं, तो इसकी 1.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सोल्व कर लेंगे। देखो जब मैं 25 की इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 28 बन जाएगा, 28 ये बन जाएगा 28 मेरा, यानी कि 22/7 गुणा 28 गुणा 81 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करूंगा 4 बार जाएगा, तो 88 गुणा कितना हो जाएगा, 88 गुणा 81, और 88 गुणा 81 का सीधा सीधा मतलब है कि आपका आएगा 7128, यानी 7128 रुपये आपके खर्च हो जाएंगे, 7128। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे एक बार। क्वेश्चन है, स्कूल के खेल दिवस के दौरान कक्षा ये कितनी है, 8 के 3 छात्रों में ने एक दौड़ को क्या करा, भाग लिया। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हरा देता है। देखो ध्यान से समझेंगे, रेस वाले क्वेश्चन बहुत टिपिकल लगते हैं आपको, लेकिन इजीली समझा पाऊंगा कैसे। आप मुझे बताएंगे अगर 100 मीटर से हराया तो टाइम ड्यूरेशन तो सेम मिला होगा। आप एक चीज़ समझो, जैसे आप लोगों ने क्या करा होगा, कभी टाइम लगाया होगा रेस करते हुए। जैसे आपने 2 व्यक्ति खड़े हुए, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, आपको 1600 मीटर का, मान लीजिए आपको कितना टाइम दिया गया, आपको दिया गया 6 मिनट का टाइम, 6 मिनट का टाइम दिया गया भाई। 6 मिनट का टाइम अगर दोनों को दिया गया, यानी कि टाइम कांस्टेंट है, और टाइम कांस्टेंट है तो आपकी जो स्पीड डिपेंड करेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, आपके द्वारा ट्रेवल की गई दूरी। तो यहाँ पे आप वही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। आप यहाँ से एक चीज़ समझो, जैसे अगर इनका टाइम ड्यूरेशन सेम है तो 1 किलोमीटर की दूरी होगी, ये 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, यहाँ पे क्या है, ए है, और यहाँ पे मान लीजिए फिनिश लाइन है, ये फिनिश लाइन है बी नहीं है, ये फिनिश लाइन है, सॉरी ये फिनिश लाइन है, यहाँ मान लीजिए आप बी है, ये ए बी क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े हुए हैं। अब एक चीज़ समझें, ये 1000 मीटर है। आप एक चीज़ यहाँ पे समझो, क्या आपको बोला गया है कि जो ए है वो बी को 100 मीटर से हरा देता है, यानी कहने का मतलब क्या है, अगर ए यहाँ पे आ जाएगा, तो बी इससे 100 मीटर पीछे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये 100 मीटर पीछे हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर इनका टाइम सेम है तो मुझे बताओ इसकी स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, भाई स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और टाइम अगर कांस्टेंट हो तो स्पीड किसके बराबर हो जाएगी, डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। यानी जो स्पीड का रेशियो होगा वो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ ए अनुपात बी का जो डिस्टेंस
स्पीड का रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1000:900, क्योंकि ए के द्वारा उतने ही समय में 1000 मीटर दूरी चली गई और बी के द्वारा उतने ही समय में 900 मीटर की दूरी चली गई, तभी तो उसने ए ने इसको 100 मीटर से हराया। तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 10:9 आ जाएगा। अब इसको ध्यान से रखना आपको, 10:9 आ जाएगा। अगली बात पढ़ो, अगली बात क्या दी हुई है, अगली बात दी हुई है भैया, और 300 मीटर की दौड़ में बी सी से 50 मीटर से हराता है। बी क्या है, सी को 50 मीटर से हरा देता है। मान लीजिए 300 मीटर की दौड़ है, एक दौड़ क्या है, एक दौड़ 300 मीटर की है। मैं एक चीज आपको इस वाले क्वेश्चन से आपको सारी चीज समझा दूंगा, लेकिन आपको ध्यान से समझना है। ये बी है और यहाँ सी भी खड़ा है, और आपको बोला गया है इन केस में क्या होता है, इन केस में टाइम हमेशा कांस्टेंट होता है। जब रेस होती है तो टाइम कांस्टेंट मिलता है, सबको टाइम कांस्टेंट मिलता है, 6 मिनट का समय मिलता है भाई। जो तुम्हारी स्पीड है वो डिपेंड करेगी कि तुमने ट्रैवल कितना करा, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा। तो यही चीज़ है। देखो अब बी और सी के इसके बीच में कितनी दूरी है, 300 मीटर की। अब ये क्या काम करता है, बी हरा देता है किसको, ए को हरा देता है, सॉरी बी सी को हरा देता है 50 मीटर। यानी अगर बी यहाँ पे होगा, अगर बी यहाँ पे होगा तो सी को 50 मीटर से हरा देगा, यानी इससे पीछे 50 मीटर पे होगा कौन, सी होगा। बात आ गई समझ में। यानी अगर मैं इनकी क्षमता निकाल, इनकी स्पीड निकालना चाहूं तो कितनी हो जाएगी, ए बी अनुपात सी का जो अनुपात हो जाएगा स्पीड का, वो कितना हो जाएगा, बी अनुपात सी का अनुपात देख लीजिए। बी अनुपात सी अनुपात क्या हो जाएगा, आप बोलोगे इसने 300 मीटर चली भैया और इसने 250 मीटर चली। बात इतनी समझ में आ गई आपको। अब आपको करना क्या है, अब आपको बस कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधा जो बी कॉमन है ना उसको बराबर कर देना है। बस बी कॉमन है उसको बराबर करना। अगर मैं इसको बराबर करूंगा, देखो यहाँ पे 900 है, अगर मैं इसको बराबर करूंगा तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यानी बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 900, और उसी रेस में सी कितना हो जाएगा 750। भाई एक ही रेस होगी अब 1 किलोमीटर की। आपसे पूछा तो यही गया है ना, आपसे पूछा गया है कि 1 किलोमीटर की रेस में ए सी को कितने अंतर से हरा देगा। तो आप ए और सी का कंपैरिजन कर लीजिए। भाई ए 1 किलोमीटर की रेस में 1000 मीटर चलता है और सी उस 1 किलोमीटर की रेस में 750 मीटर चलता है, तो कितने मीटर से हरा देगा, आप बोलोगे 250 मीटर से हरा देगा। बोलो एकदम बात क्लियर होगी, क्रिस्टल क्लियर। ऐसा क्वेश्चन आएगा छोड़ोगे तो नहीं कभी, बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। आप ऐसा क्वेश्चन आएगा 1 मिनट में सोल्व कर दोगे, 1 मिनट में, 1 मिनट तो मैंने ज़्यादा बोल दी, मतलब 30 सेकेंड में आप आराम से इस क्वेश्चन को बना ले जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्या है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 3 छोटे त्रिज्या वाले ठोस गोलाकार गेंद बनाई जाती है। ठीक है, मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सभी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ योग, सभी गोलों के क्षेत्रफल के योग के साथ अनुपात बताना क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। एक गोला है, मान लीजिए गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर कितना है यहाँ पे 15, यानी कि 15 गुणा 15 गुणा 15 हो जाएंगे। अब इसी आयतन को लेकर हम 8 क्या बना रहे हैं, सॉरी अलग अलग तरीके के कितने, n अलग अलग तरीके के 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले बना रहे हैं। तो मैं n लगा दूंगा, n त्रिज्या वाले मतलब n गोले बना रहे हैं, और कितने, वही आपके पास गोले बना रहे हैं, तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा पाई आर, और कितनी त्रिज्या है यहाँ पे 3 गुणा 3। भाई यहाँ पे त्रिज्या कितनी है 3 गुणा 3 गुणा 3। बस सिंपल है, यहाँ पे क्या निकल जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ गोले निकल जाएंगे, कितने बनेंगे, ये कट जाएगा आपको इसका, ये आपको 5 बार कट जाएगा, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू 125 आ जाएगी। देखो 3 से 5 बार जाएगा, 3 से 5 बार जाएगा, 3 से 5 बार, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू 125 आ जाएगी। यानी 125 छोटे छोटे गोले बनते हैं। अब आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया पीछे, पाई आर स्क्वायर होता है। इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको रेशियो बताना है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। अब क्योंकि इसके सारों का बताना तो मल्टीप्लाई 125 से भी करनी पड़ेगी। देखो सिंपल सा आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बस आसान होते हैं क्वेश्चन, आपको बस मैथमेटिकली फॉर्म में तोड़ना आना चाहिए क्वेश्चन। 4 हो जाएगा, ये पाई रहने दीजिए, और आर की वैल्यू 15 गुणा 15 रख दीजिए। ये कितना हो जाएगा 4 गुणा पाई, यहाँ पे रख दीजिए 3 गुणा 3। ठीक है, और गुणा कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 125। देखो 3 3 9, और 9 से ये कट जाएगा 9 बार, 25 बार, सॉरी क्यों, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 225 आएगा, और 25 नंबर 225 होते हैं, 25 से इसको काटो, 25 से कितनी बार काट दूंगा 5 बार,
यानी जो अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1:5 आ जाएगा, 1:5। कितना आ जाएगा, 1:5, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार कर देती है। कितने मीटर लंबी ट्रेन है, 67 मीटर लंबी ट्रेन है, और सुरंग कितनी मीटर है, सुरंग है 33 मीटर, और कितनी सेकंड में पार कर देती है, 10 सेकंड में पार कर देती है। मैं मान लेता हूँ इसकी त्रिज्या 10 सेकंड में पार कर देगी, तो इसकी जो स्पीड आ जाएगी, ये आ जाएगी। स्पीड कितनी हो जाएगी, 100/10, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। बोलो बात आई समझ में। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, ध्यान से समझना, प्लेटफॉर्म को नहीं, एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। आप बोलोगे भैया 65 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म से कोई मतलब ही नहीं है, जो व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी ही डिस्टेंस को पार करेगी, 10 सेकंड में पार करेगी, तो कितना समय लेगी, 6.5, 6.7 सेकंड। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, मैंने इसलिए रखा था, क्योंकि क्या होता है, प्लेटफॉर्म पर के आप प्लेटफॉर्म को ऐड कर देंगे, आंसर गलत आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 78 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में करना होता है आपको ऑप्शन का ट्रीटमेंट। ऑप्शन का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे भैया, ऑप्शन का ट्रीटमेंट, पहला ऑप्शन पकड़ो, आपको यूनिट डिजिट से खेलना है। यूनिट डिजिट से कैसे खेलना है, आपको बोला गया है कि 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं। अगर 3 क्रमागत सम संख्याएं होंगी तो आप मुझे बताएंगे ऐसी 3 क्रमागत सम संख्याएं बताओ जिनका योग जो हो वो कितना आ जाएगा, वो 78 आ जाएगी। तो मैं मान लेता हूं, और उसमें दूसरी संख्या क्या होगी ये बतानी, मैं मान लेता हूं दूसरी संख्या 26 होगी। अगर दूसरी संख्या 26 होगी तो इसके आगे वाली जो सम संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 28, और उसके पीछे वाली जो सम संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 24। आप मुझे बताओ यूनिट पे क्या आ रहा है, यूनिट पर 8 आ रहा है, तो 8 वेरीफाई कर गया। अगर 8 वेरीफाई कर गया तो पूरी संख्याओं को जोड़ कर देख लो, पूरी संख्याओं को जोड़ेंगे, 60 60 और 18 78 आ जाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा, बस आंसर ये हो जाएगा। इसी तरीके से खेलना है आपको। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ 24 नंबर की। एक बेईमान व्यापारी अपनी किराने का सामान ऐसे वजन का उपयोग करके बेचता है, वास्तविक वजन से 12% कम है, 12% कम है, और 10% का लाभ कमाता है। 10% का लाभ कमाएगा, यानी कि 10 रुपये की वैल्यू 11 रुपये में बेचेगा। 12% कम पे देगा, यानी कि 1000 का नाम लेकर 880 देगा। 12% यही तो होता है। बस इसको सोल्व कर लीजिए, 2 जीरो से ही आपके पास 2 जीरो कर जाएंगे, 11 से 8 बार कट जाएगा, 8 से 10 कितनी बार, 2 से का लाभ हो रहा है, 8 पे हो रहा है मल्टीप्लाई 100%। तो आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा 25%। आपके पास कितना आएगा आंसर, 25% आएगा, डी ऑप्शन। आसान था, बस समझना था आपको क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है 25 नंबर, ध्यान से समझेंगे। आपको बोला गया है क्या, आपको बोला गया नाव 6 घंटे में 54 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जा रही है। 54 किलोमीटर की धारा के प्रतिकूल दिशा में जा रही है। अब धारा के प्रतिकूल दिशा में 6 घंटे में जा रही है, यानी कि धारा के प्रतिकूल दिशा में जो उसकी स्पीड हो जाएगी x माइनस के बाई हो जाएगी, और x माइनस के बाई बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, यदि धारा की गति 4.8 किलोमीटर है, अगर 4.8 किलोमीटर, तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए आप, 9 प्लस के कितना हो जाएगा बाई, और बाई का मान कितना 4.8, 4.8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13.8 हो जाएगा। बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो नाव को धारा के अनुकूल 279 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। आप मुझे बताओ, धारा के अगर अनुकूल जाएगा तो x प्लस बाई हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी स्पीड, x प्लस बाई हो जाएगी, यानी कि 13.8, और प्लस कितना आ जाएगा 4.8। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा, ये हो जाएगा आपके पास 18.8, यानी कि 18.8 अनुकूल स्पीड हो जाएगी। और इस 18.8 की स्पीड से आपको 269 किलोमीटर की 79 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो समय कितना लगेगा, आप बोलोगे समय लगेगा, देखो 18 पंजे 18 कम 18, और कितना बचेगा 9 बचेगा, 18 पंजे 90, और ठीक है 90, यानी कि 15 बार कट जाएगा। देखो आप इसको डिवाइड करेंगे तो 15 घंटे लग जाएंगे आपको, 15 घंटे, ये हो जाएगा समय। समय आपको 15 घंटे लग जाएगा अनुकूल दिशा में चलने पर। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 26।
अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। ए बी सी का औसत वजन कितना है? 45 है। इसको मैं क्यों क्वेश्चन को रखा, मैंने आपको अभी बताता हूँ। क्वेश्चन को इसलिए रखा क्योंकि अक्सर जल्दबाजी में ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं बताता हूँ अभी। अभी आपने ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे कि ए बी सी का औसत कितना है? 45 है, ठीक है। इसमें ए बी और बी सी का, ए बी का औसत कितना है? 35, और बी सी का औसत है 48। आपको बताना है तो आप जल्दबाजी में ये नहीं पढ़ते, आप देख लेते हो कि कॉमन क्या है? बी है, यानी कि बी का ही पूछा होगा। अब ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन उसी तरीके से होता है। देखो मैं अभी आपको बताता हूँ। ए बी सी का औसत कितना है? ए बी सी का औसत 45 है, तो ए बी सी का सम कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? ए बी का औसत कितना दे रखा? 35, यानी कि ए बी का जो सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। बी सी का औसत कितना दे रखा? बी सी का औसत दे रखा है आपके पास 48 दूनी 96 हो जाएगा। यानी इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास? 166 आएगा। और आप समझते हो, आप क्या समझते हो? आप समझते हो भैया, आप समझते हो क्या? आप समझते हो कि जो आप समझते हो कि जो आपके पास ये वैल्यू दी हुई है इसमें बी फालतू है, तो 135 में से उसको घटा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमें ए का वजन पूछा गया है, और अगर ए का वजन पूछा गया है तो इसका मतलब क्या है? इसमें से बी सी का वजन घटा देंगे। अगर बी सी का वजन मैं इसमें से घटाऊंगा तो 135 में से क्या माइनस करूंगा? 135 में से 96 माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 39 आएगी। अब ऐसा मत कर देना, इसमें से अगर आप ये घटाओगे तो 31 वैल्यू आ जाएगी, कभी 31 आंसर लगा दे नहीं। ए का पूछा गया तो हम क्या लगाएंगे? 39 आंसर लगाएंगे। बात आई समझ में कि नहीं आई? बोलो बोलो जी, बात आ गई समझ में? अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 27। बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्ट में कराया था। शॉर्ट वीडियो में बिल्कुल ऐसा तो क्वेश्चन नहीं कराया होगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जरूर बताया होगा। ऐसा क्वेश्चन बताया जरूर होगा कि पैटर्न क्या होता है। ये पैटर्न क्या होता है दोस्तों? ये होता है एक्स बराबर अंडर रूट के अंदर होती है सारी वैल्यू। अंडर रूट के अंदर 4, फिर अंडर रूट के अंदर 4, फिर अंडर रूट के अंदर 4, और फिर अंडर रूट के अंदर, इस तरीके से होता है। और इसी तरीके से चलता जाता है। आपको एक्स का मान बताना, तो जो अंडर रूट के अंदर हो वही आंसर होगा। बस जो अंडर रूट के अंदर हो वही आंसर होगा। वो होता कैसे है? हम क्या करते हैं, हमने ये एक्स के बराबर रखा, तो अगर ये x के बराबर है यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 4। तो इसके अंदर भी तो 4 ही आ जाएगा भाई, इसके अंदर भी तो अंडर रूट 4 करके है। माफी चाहूंगा दोस्तों, ये भी तो अंडर रूट 4 करके है ना सारी वैल्यू, ये भी अंडर रूट 4 करके है। तो मैं क्या रखता हूँ, इससे आगे की वैल्यू को क्या रख देता हूँ? x रख देता हूँ। यानी x बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 4 इंटू एक्स हो जाएगा। अब क्या करूंगा? इसका स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 4x आ जाएगा। एक्स से एक्स कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। इस तरीके से करते हैं। बस आप डायरेक्ट याद रखो, ऐसे अगर फॉर्मेट दिया हुआ हो, ना तो बीच में प्लस ना तो बीच में माइनस, अगर ऐसा फॉर्मेट दिया हो इनटू में हो, तो आंसर वही होता है जो अंडर रूट के अंदर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कौन सा? 28। किसी कक्षा की परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक प्राप्त करने चाहिए। अमित 225 अंक प्राप्त करता है, लेकिन 15 अंकों से क्या हो जाता है? अनुत्तीर्ण हो जाता है। इसका मतलब क्या है? देखो, 30% अंक चाहिए, यानी कि पास मार्क्स कितने हो जाएंगे? परसेंटेज में 30% हो जाएंगे। लेकिन पास मार्क जो नंबर में होंगे वो कितने होंगे? आप मुझे बताएंगे। अगर अमित को 225 नंबर मिले और वो 15 नंबर से फेल हो गया, यानी कि अगर उसको 15 नंबर और मिल जाते तो पास हो जाता, तो पास मार्क्स बराबर पास मार्क्स हो जाएंगे। यानी हमें पता चल जाएगा कि टोटल जो मार्क्स है उसका 30% पास मार्क्स है, और 30% है कितना? 240। तो आप मुझे बताओ भाई, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 80 हो जाएगी। और यहाँ पे अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूँ, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स निकालूँ, कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 800, यानी कि बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? राम ने आधा पनीर सोमवार को खाया, शेष का आधा पनीर मंगलवार को खाया, और इसी प्रकार से आगे की प्रक्रिया को क्रम से जारी रखा। इसमें से उसमें से इस पैटर्न का एक सप्ताह तक अनुसरण किया। एक सप्ताह के दौरान कितना पनीर खाया जाएगा ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो, पनीर, आपके मुंह में पानी आने लगा होगा।
ठीक है। अब पनीर खाना है तो समझो प्रोटीन मिलेगा आपको। देखो ऐसा समझो, राम जी जो हैं उन्होंने पहले मान लीजिए 100 पनीर लिया होगा, 100 यूनिट पनीर लिया होगा। पहले दिन क्या करा उन्होंने, सोमवार के दिन इसका आधा पनीर खाया। आधा कितना हो जाएगा, 50 खाया होगा। ठीक है, उसके बाद प्लस जो शेष बचा हुआ है उसका आधा पनीर खाया मंगलवार के दिन, यानी कि 50 बच गया होगा, 50 का आधा 25 खाया होगा मंगलवार के दिन। ठीक है, प्लस अब 50 इधर लग गया, 25 इधर लग गया, बचा कितना 25। उस 25 का अगले दिन कितना खाया, 12.5 खाया होगा। उसका आधा खाया होगा ना, इसी तरीके से तो चल रहे हैं। 12.5 खाया होगा, फिर उसके बाद कितना खाया होगा, फिर उसका आधा खाया होगा। बोलो कितना आएगा भाई, 12.5 बचा तो 12.5 का आधा कितना होगा, 6, यानी कि 6.25, 6.25 खाया होगा। उसके बाद अब अगले दिन की बात आई तो अगले दिन कितना खाया होगा, बोलो अगले दिन कितना खाया होगा। 2 से इसको डिवाइड कर दें, कितना आएगा, 3.125 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब एक दिन यानी कि सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार की बात और आ गई। शनिवार के दिन कितना खाया होगा, बोलो शनिवार के दिन कितना खाया होगा। आधा आधा पनीर खाते आ रहे हैं ना भाई, आधा आधा पनीर खाते आ रहे हैं, तो शनिवार के दिन कितना खाया होगा, इसका आधा कर दो आप भाई, इसका आधा कर दो। इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे 1.5625 आएगा। अब आखिरी का दिन जो होगा, आखिरी का दिन जो होगा इसका आधा कर दो तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे इसका आधा करेंगे तो 0.7825 आएगा। अब जब आप इस सब को ऐड करोगे, या ऐड भी ना करो, क्या देख लो, बस इसको देख लो, ये सारा पनीर खाया गया, बचा कितना, ये इतना पनीर खाएगा तो बचेगा कितना, 0 पॉइंट कितना बचेगा, ये बचा हुआ है तो है भाई, इसका आधा तो खाया गया तो इतना बच गया, इसका आधा, इसका आधा बच गया तो बचा हुआ कितना पनीर बच जाएगा। देखो यहाँ जब समझ लो आप, बचा हुआ निकाल दीजिए यहाँ से। हर बार आधा खाते आ रहे, 100 का 50 खाया मंडे के दिन, फिर मंगल के दिन खाया 25, फिर 12.5 कितना बुध के दिन, फिर 6.25 खाया, फिर 3.125, फिर 1.65, यानी कि हर का आधा चल रहा है तो इसका आधा। अब अगर इसका आधा खा लिया होगा तो इसका आधा खा लिया होगा तो बचेगा कितना, इसका आधा बचेगा, यानी कि 0.8 के आसपास लगभग बचेगा। तो आप मुझे बताओ, अगर 0.8 के लगभग बचेगा तो 99.22% खा लिया होगा ना। बोलो बात समझ में आ गई नहीं आ गई, तो इतना खाया गया होगा 99.22%। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है आज की आपकी क्लास का, इसको करते हैं और फिर क्लास को करते हैं वाइंड अप। देखो 10 के 2/3, 10 का 2/3, ठीक है, 10 का 2/3, ठीक है, और 32 के 1/5, 32 के 1/5। आप बोलोगे भैया आप मल्टीप्लाई क्यों रख रहे हो बीच में, क्योंकि मैंने आगे का क्वेश्चन पढ़ लिया। क्या है आगे का क्वेश्चन, क्या है इसका मध्य बताना, माध्य समांतर समानुपात, मध्य समानुपात यानी कि मीन बताना, यानी कि 32 का 1/5, तो 1/5 हो जाएगा। अब इनका मीन बताना तो अंडर रूट में क्या कर देंगे, अंडर रूट में कर देंगे ये ऐसे, तो आप 5 से डिवाइड कर देंगे 2 बार। ठीक है, अब बोलो क्या आएगा, देखो 32 दूनी 64 आ जाएगा, और 64 का जो आपके पास आएगा निकल के वो कितना निकलेगा, 64 हो जाएगा ना। 64/3 कर दो इसको आप, 64/3 अगर आप इसको करोगे तो कितना आएगा, बोलो बोलो कितना आएगा। अगर 64/3 करोगे, 3 से आप इसको डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6 आएगा, 3 कम 3 आएगा, और बचेगा कितना आपके पास, तो 21 आ जाएगा लगभग। अब 21 क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा इसका भाई। अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 21.33 बच जाएगा। ठीक है, अब आप इसका अंडर रूट निकाल दीजिए। 21.33 का जब आप अंडर रूट निकालोगे तो कितना आपके पास लगभग बनेगा, बोलो कितना बनेगा आपके पास लगभग, कुछ गलत तो नहीं हो गया। 10 के 2/3, ठीक है, और 32 के 1/5 का माध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। तो सही तो हम कर रहे हैं, बोलो कुछ गड़बड़ थोड़ी ना हुई हमसे, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। हाँ एक गड़बड़ हुई है, अभी बताता हूँ क्या गड़बड़ हुई। देखो मैं बताता हूँ, अभी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी उसकी, देखो ध्यान से समझो। अभी हम वही करेंगे, 10 का 2/3, ठीक है। अब इसका 32 का कितने बटे, 32 का 1/5। यहाँ हमने एक थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी,
गड़बड़ क्या कर दी थी दोस्तों, वो मुझसे ही गड़बड़ हुई थी क्या, मैंने 2 की मल्टीप्लाई नहीं की थी। 32 का 1/5, तो मैंने 5 से डिवाइड कर दिया 2 बार, लेकिन इसका 2 की मल्टीप्लाई इसमें नहीं करी, तो 4 की मल्टीप्लाई होगी इसमें, 4 की मल्टीप्लाई होगी। तो 4 कितना हो जाएगा, आप इसको ऐसे समझो, देखो 4 गुणा 16 गुणा 2/3, ऐसे समझो। समझ गए बात को। अब देखो 16 चौका 64 आ जाएगा, 16 चौका 64 आ जाएगा। आप इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आएगा। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास जो बनेगा अब ये बन जाएगा आपके पास 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128। आप इसको 128 को डिवाइड करो 3 से, जब आप 128 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 42.66 बनेगा। इसका अंडर रूट निकाल दीजिए। आप जब इसका अंडर रूट निकाल लो क्या आएगा बोलो, जब आप इसका अंडर रूट निकालोगे तो देखो 7 से तो कम आएगा, 7 से कम आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 7 से अगर कम आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोलो। अगर 7 से कम आएगा तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, और इतना भी कम नहीं आएगा, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं आएगा कि 6 पॉइंट ना हो जाए। आपके पास ये भी नहीं बन सकता, आंसर आएगा ये, मतलब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर बनेगा आपके पास 6.53 बनेगा लगभग, ठीक है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। कैसी आपको क्लास लगी दोस्तों, आपको ज़रूर बताना है। और 30 में से कितने क्वेश्चन आपके पास आपको कर पाए आप अच्छे से, आपको ये भी बताना है। इसकी PDF जो आपको मिल जाएगी वो मिल जाएगी @maths247 पर, यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, और यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की।